बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एतबारी ज़र के आलात, सफ़ा नंबर 31 पर। एतबारी ज़र के आलात ये भी आपको पेपर में ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसके चांसेस कम होते हैं ज़र की एग्ज़ाम की तरह। जैसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली हैं पूछे जाते हैं, सिर्फ उनकी तारीफ़ या उनका मफ़हूम, उनसे क्या मुराद है, बिल्कुल उसी तरह एतबारी ज़र के आलात भी मुख्तसर सवालों के तौर पर ही आते हैं। तो एतबारी ज़र कहते किसे हैं? वो ज़र जो एतबार या भरोसे की बुनियाद पर मईशत में गर्दिश करे, मसलन क्रेडिट कार्ड और चेक, हुंडी, हिस्सेस, बॉन्ड्स वगैरह। तो अब यही एतबारी, ये जो चेक, हुंडी मैंने मिसाल के तौर पर बोले हैं, तो यही वो एतबारी ज़र के आलात है। यानी वो चीज़ें, वो अशिया या ऐसे आलात जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं एतबारी ज़र के तौर पर। तो चेक का आप किस बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं? एतबार और भरोसे की बुनियाद पर। तो इन्हें कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। मतलब कि अगर कोई शख्स चेक वसूल करने से इनकार कर देता है तो ठीक है, वो इनकार कर सकता है, उसे भरोसा नहीं है इसलिए उसने इनकार कर दिया, कानूनन उस पर कोई जुर्म नहीं है। आप फिर उसे नकद सूरत में रकम की अदायगी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हुंडी है, बैंक ड्राफ्ट है। तो ये सब क्या है? ये सब वो आलात हैं जिनकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि एतबार होता है लोगों के दरमियान और ये गर्दिश करते हैं। सो इसलिए फिर ये तमाम जो इनकी मिसालें हैं वही असल में एतबारी ज़र के आलात हैं। तो अब एतबारी ज़र के आलात में आपने यही चेक और हुंडी, वही तमाम मिसालें भी समझेंगे। तो पहला आला है एतबारी ज़र के आलात में, पहला आला है किताबी हिसाब। किताबी हिसाब का मतलब है बुक अकाउंट। ये बुक अकाउंट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप किसी भी एक परचून की दुकान पर जाते हैं, गली मोहल्लों में जो आपको मिलती हैं, तो वहाँ आप कोई चीज़ उधार पर भी लेते हो। यानी घर का जो आपने राशन ख़रीदा है वो महीने के आखिर में तारीख़ों में जाकर ख़रीदा और आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, आपकी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा ख़त्म हो गया, तो आपने उधार पर लेना है। तो क्या करता है वो दुकानदार, क्योंकि उसे मालूम है आप मोहल्लेदार हैं और वो उसे आप पर भरोसा भी है, तो वो आपका एक मुकम्मल अकाउंट खोल लेता है अपने रजिस्टर में। रजिस्टर में अकाउंट खोलने का मतलब जो उसके पास सादा रजिस्टर मौजूद होता है, उसी रजिस्टर पर आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर, आपकी जो ज़रूरी मालूमात हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, तो वो सब वो नोट डाउन कर लेता है और साथ में तारीखें डाल डाल के लिखता रहता है कि अच्छा आपने उस दिन इतना राशन लिया, इसने इस तारीख को इतना राशन लिया। ये सब क्या है, उसने हिसाब रखा हुआ है अपनी एक ख़ास किताब में, उस रजिस्टर में। और जब फिर महीना मुकम्मल हो जाता है तो फिर आप अपनी आमदनी के आने पर उसे उस पूरे महीने के राशन की अदायगी की जितनी भी कीमत का आपने वसूल किया था वो तमाम अदायगी कर देते हैं। तो ये सबसे सादा किस्म है भाई कि वो शख्स भी आपको उधार क्यों दे रहा था और बाद में फिर आपने अदायगी की, और सिर्फ इसी बुनियाद पर आपको उस दुकानदार को आप पर भरोसा था, एतबार था, जिसकी बुनियाद पर अशिया और खिदमात की ख़रीदो फ़रोख्त मुमकिन हुई है। और ये किस के ज़रिए हुआ है? उस एक ख़ास कापी या रजिस्टर के ज़रिए हुआ है जिसमें ये तमाम हिसाब उस शख्स ने लिखा है एतबार और भरोसे की बिना पर। तो इसलिए इसे किताबी हिसाब या बुक अकाउंट कहते हैं। तो एतबारी ज़र की ये किस्म आम और सादा नौइयत की होती है और ये आम तौर पर लोग गली मोहल्लों में दुकानदारों से अशिया उधार ख़रीद लेते हैं जिनकी मालियत दुकानदार अपनी कापी या रजिस्टर में लिख लेता है। जब उधार लेने वाले शख्स कुछ दिनों के बाद उधार की रकम दुकानदार को अदा कर देता है तो दुकानदार अपने रजिस्टर, कापी या खाते में से उस उधार वाली रकम को काट देता है। लिहाजा दुकानदारों के खातों में जो उधार दी जाने वाली रकूम का अंदराज होता है और इखराज है, इसे किताबी हिसाब कहते हैं। तो ये आखिरी लाइन इसकी सबसे ज़्यादा अहम है, जहाँ लिखा हुआ है दुकानदारों के खातों में, यानी वो जो उसने दोनों साइड पर बनाया है कि इतना ही शख्स ने रुपए दे दिए हैं, अदायगी कर दी, और इतनी अदायगी अभी बाकी है। सो वो जो खाते हैं उसने लिखे हुए बैलेंस शीट जिसे कहते हैं, उसमें उधार दी जाने वाली रकम का अंदराज और इखराज, यानी जितनी वसूल हो गई है और जितनी उस शख्स ने अभी उधार दिया हुआ है उसकी वापसी होनी है, वो सब कुछ इसमें दर्ज होता है।
उसे किताबी हिसाब कहते हैं। तो आखिरी लाइन इसकी सबसे ज़्यादा अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन में है, फिर भी ये कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं है, आप तीनों लाइनें ही लिखेंगे इसके आंसर के तौर पर। दूसरा आला है एतबारी ज़र का, और वो है तहरीरी वादा। तहरीरी वादा किताबी हिसाब की निस्बत ज़रा ज़्यादा पायदार है। सो ये एतबारी ज़र की वो किस्म है जिसमें कर्ज़ ख्वाह और मकरूज़ जिसने कर्ज़ लिया है, कर्ज़ ख्वाह जिसने कर्ज़ दे दिया है, ये उन दो अफराद के दरमियान जो उधार अशिया का लेन देन का मामला है उसे बजाय किसी कापी पर लिखने के या रजिस्टर पर लिखने के, क्योंकि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती कि अगर वो दुकानदार शख्स जाकर अदालत में कहे कि जी शख्स ने मुझसे इतना राशन उधार लिया किताबी हिसाब में और फिर इसने अदायगी वापस नहीं की, अब इसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाए, तो ये वहाँ पर नहीं होता इस तरह का काम। तो तहरीरी वादे को थोड़ा सा उसकी निस्बत ज़्यादा सिक्योर महफूज बना लिया जाता है कि एटलीस्ट आपके पास कुछ गवाह वगैरह मौजूद होते हैं कि एक आप स्टाम्प पेपर लेते हैं या फिर सादा कागज़ लेकर उस पर दस्तखत करते हैं, तारीख़ तय कर देते हैं कि हाँ वाकई इस तारीख़ को मिल जाएगा आपको। ये थोड़ा सा ज़्यादा महफूज तरीका है किताबी हिसाब की निस्बत। तो ये ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ आपने उधार लेन देन करना हो। जो किताबी हिसाब है वो ज़्यादातर गली मोहल्लों में मुख्तलिफ अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त में इस्तेमाल होता है दुकानदारों और मोहल्लेदारों के माबैन। तहरीरी वादा जो उधार लेते और देते हैं रकम का ज़्यादातर ये वहाँ इस्तेमाल होता है। सो सादा कागज़ पर एक तहरीर लिख दी जाती है और फिर उस पर दस्तखत होने के अलावा तारीख़ भी और रकम भी दर्ज कर दी जाती है और रसीदी टिकट भी वहाँ सबत कर दी जाए। सबत का मतलब क्या, लगा दी जाती है, फ़िक्स कर दी जाती है। तो ये भी मुकम्मल ही आपने लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में। तीसरा जो आला है एतबारी ज़र का वो है चेक, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आला है। इसकी इकसाम भी काफ़ी हैं। तो पहले हम चेक का मफ़हूम समझते हैं। चेक से क्या मुराद है? चेक असल में हुक्मनामा होता है जो बैंक में जिन लोगों ने अपनी रकम जमा करवाई है, तो वो उन लोगों ने बैंक में अपनी रकम अमानत के तौर पर जमा करवाई है कि जब हमें ज़रूरत होगी तब हम बैंक में से अपनी ये अमानत को वापस निकलवा लेंगे। तो जो लोगों ने अपनी रकमें बैंक में जमा करवाई होती हैं उन्हें कहते हैं अमानतें। अब जो चेक है वो असल में हुक्मनामा होता है उस शख्स की तरफ से कि अपने बैंक को कि ये मैंने हुक्म जारी किया है और मैंने इस पर अपने दस्तखत भी कर दिए हैं, मैंने इस पर तारीख़ भी और रकम भी दर्ज कर दी है, आप मेरी उस जमा करवाई गई अमानत में से ये रकम निकाल कर मुझे दे दें, या किसी और शख्स को उसने चेक पकड़ा है तो वो उसे दे दें। ये मज़ीद चेक की इक़साम में हम तफसील पढ़ेंगे। सो चेक क्या है? चेक बैंकों में अमानतें जमा करवाने वाले अफराद के हुक्मनामे होते हैं जो वो चेक जारी करते वक्त अपने बैंकों के नाम लिखते हैं कि वो चेक पेश करने वाले को इस पर दर्ज शुदा रकम, यानी जो भी रकम लिखी है कि कितने अमाउंट का वो चेक है वो, और उसकी जमा शुदा अमानत में से अदा कर दें। सो चेक की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि चेक जारी करने वाले के अकाउंट में चेक पर लिखी गई या रकम मौजूद हो या उससे ज़्यादा रकम ही मौजूद हो, ताकि कम से कम अदायगी तो हो सके सही वक्त पर। इसके अलावा चेक पर रकम का इंदराज होता है, सही तारीख़ आप लिखते हैं, उसमें अकाउंट नंबर आपका मौजूद होता है, उसमें चेक जारी करने वाले के दस्तखत होते हैं। तो ये सब जो कह लें लवाजमात है, जिस तरह से खाने पीने के लवाजमात है, मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी चेक के लवाजमात ही हैं कि नमक मिर्च मसाला है कि इनके बगैर फिर ये काम मुकम्मल नहीं होता। तो ये तमाम लवाजमात का होना बहुत ज़रूरी है। इनमें कोई अगर गलती हो जाती है या किसी चीज़ की कमी रह जाती है, फुकदान का मतलब है कमी, तो फिर चेक की अदायगी में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें किसी ने तारीख़ नहीं लिखी या उसने रकम नहीं लिखी, तो कोई शख्स अब फिर जो चेक लेकर गया ब्लैंक यानी खाली चेक, वो अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा रकम भी लिख कर दे सकता है। और दस्तखत अगर आपने सही नहीं किए हुए, अकाउंट नंबर सही नहीं है वहाँ, तो ये तमाम चीज़ें चेक करके ही फिर आपको चेक देना होता है बैंक में, तभी आपको फ़ौरी अदायगी होती है। तो ये चेक से क्या मुराद है, चेक का क्या मफ़हूम है, चेक का क्या मतलब है, चेक किसे कहते हैं, या आपने चारों लाइनें ही लिखनी है उसमें। अब चेक की इक़साम की तरफ आते हैं हम। चेक की 4 इक़साम पेश की गई हैं। पहली किस्म है हामिल चेक,
ये सबसे आसान सादा मफ़हूम जो आपको अभी तक समझ आया है उसे कहते हैं। सो हामिल चेक, हामिल लफ्ज़ का मतलब है जिसके पास चेक है, यानी बियरर, जिसके हाथ में चेक है उसी का वो चेक हो गया। जैसे करेंसी जो नोट है 10 रुपये, जिस एक शख्स के पास 10 रुपये का नोट हुआ वो उसी का होता है, उसी की मलकियत में है। अब इसी तरह से जो हामिल चेक भी है, ये चेक जिसके पास भी हो ये उसी ही अदायगी उसकी हो जाती है, यानी इसमें कोई शनाख्त नहीं करते बैंक वाले, क्योंकि आपने इसमें ऊपर लफ्ज़ लिख दिया होता है बियरर। ठीक है, जो बियरर लफ्ज़ पहले से ही वैसे दर्ज होता है और इसमें कोई शनाख्त पूछगछ नहीं होती। आप सिर्फ तारीख़ दर्ज कर दें, रकम लिखें और जिस शख्स का ये बैंक अकाउंट की चेक बुक है उसने अपने सिग्नेचर कर दिए, यानी दस्तखत कर दिए। अब वो चाहे ख़ुद बैंक जाकर रकम लेता है तब भी उसे मिल जाएगी, या वो अपने किसी बहन भाई को पकड़ाता है कि ये जाके बैंक से रकम निकलवा लाओ, चूँकि उस चेक पर लिखा हुआ है बियरर, इसलिए बगैर शनाख्त किए कि हाँ वाकई ये शख्स खुद ही अपने बैंक में से रकम निकलवाने आया है या इसने किसी और को भेजा है, क्योंकि इसमें बियरर का मतलब है जिसके हाथ में ये चेक है उसे ही अदायगी की जाएगी, तो वो चेक पकड़ के उसी शख्स को चेक की अदायगी कर देते हैं। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है इस चेक में। अब क्या हुआ, इसका जो ड्रॉबैक है, इसकी खामी ये है कि बिल्कुल करेंसी नोटों की तरह अगर कोई आपके रुपए चुरा लेता है तो वो तो उसी के हो गए ना, क्योंकि रुपयों पर किसी का नाम तो नहीं लिखा होता ये उस शख्स के हैं या किसके हैं। बिल्कुल इसी तरह से हामिल चेक पर भी नाम नहीं लिखा होता कि ये किसका है, इस पर सिर्फ बियरर लिखा होता है। बियरर का मतलब है जिसके हाथ में है। अब अगर ये चेक फ़र्ज़ करें आप कहीं पर सफ़र करें और गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो फिर क्या होगा, ये चेक उसी शख्स का हो जाएगा जिसने चोरी की है, उसे वो रकम मिल जाएगी क्योंकि इस पर बियरर लिखा हुआ है। तो ये भी आपने मुकम्मल तसल्ली और छानबीन करने के बाद ही अपने हामिल चेक को जारी किया करें। तो ये पहली किस्म आपने मुकम्मल ही लिखनी है, 4-5 लाइनें जो हैं। दूसरी किस्म है हुक्मी चेक। हुक्मी चेक ऐसा चेक होता है जिस पर लिखी रकम सिर्फ वही शख्स बैंक से निकलवा सकता है जिसका नाम उस चेक पर लिखा हुआ हो, यानी जिस एक शख्स का नाम लिखकर बता दिया जाता है कि सिर्फ इसी शख्स को मिला है, इसलिए इसे हुक्म का टाइटल दे दिया गया है कि उस चेक पर हामिल का जो लफ्ज़ पहले से दर्ज होता है चेक बुक्स पर, वो हामिल का लफ्ज़ काट कर उसकी जगह उस शख्स का नाम लिख दिया जाता है। तो फिर जब नाम लिख दिया जाता है तो जब वो शख्स बैंक में चेक लेकर जाएगा और बैंक वाले उस शख्स की शनाख्त करेंगे उसके आईडी कार्ड से और बाकी जो भी बैंक वालों के पास सोर्सेज होते हैं उनके ज़रिए, वो शनाख्त करने के बाद ही उस चेक की रकम जिसके नाम जारी किया गया उस शख्स को अदा करें। यानी इसमें ये नहीं होता कि आप किसी को भी भेज दें और जाकर वो चेक ले आए, ऐसे नहीं है। जिसके नाम लिखा हुआ है वही जाकर बैंक से रकम निकलवा सकता है इसकी। तो इसमें जो पहले से लफ्ज़ हामिल या इंग्लिश में ज़्यादातर चेक लिखे हुए होते हैं, बियरर लिखा होता है, उस लफ्ज़ को काट दिया जाता है और उस शख्स का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, और जो इस हुक्मी चेक में जो चेक की बैक साइड पर भी दस्तखत करवा दिए जाते हैं तस्दीक करने की खातिर, यानी 2 दस्तखत कर दिए जाते हैं, एक फ्रंट पर भी होता है और बैक साइड पर भी 2 होते हैं, ताकि गुम हो जाए या गलती भी हो जाए तो उस सूरत में इस चेक में नुकसान नहीं होता कम अज़ कम, क्योंकि जिसके नाम लिखा गया है वो शख्स जाएगा तभी उसे मिलेगा। कोई और चोरी कर भी लेता है, चूँकि वो उसका नाम नहीं लिखा हुआ तो बैंक तस्दीक करेगा, वो शख्स मतलूबा शख्स नहीं होगा तो उससे अदायगी भी नहीं होगी। इस तरह से चोरी शिकारी से बच सकते हैं। फिर तीसरी किस्म है निशानज़दा चेक। निशानज़दा चेक को क्रॉस चेक भी कहते हैं। तो ये आपको उर्दू में क्रॉस, काफ, रे, अलिफ, सीन, यानी क्रॉस के नाम से भी आजो का शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है और निशानज़दा के नाम से भी ये सवाल आ जाता है। सो इस निशानज़दा चेक में बिल्कुल बियरर लफ्ज़ को काट दिया जाता है और जिस शख्स के नाम चेक जारी किया गया है, जैसे हुक्मी चेक में उस शख्स का नाम लिख दिया जाता है। इस चेक की एक ख़ासियत ये है कि इसमें जो रकम की अदायगी है वो आपको नकदी सूरत में नहीं होती कि आपने चेक पकड़ाया है जिस शख्स के नाम लिखा है और अदायगी उसी शख्स को फ़ौरन हो जाए, कैश की सूरत में उसे नहीं मिलता, बल्कि उस शख्स के अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यानी ये अकाउंट टू अकाउंट आप रकम ट्रांसफ़र करवा सकते हो, अपनी मुंतकिल करवा सकते हो। इसमें नकदी की सूरत में आपको रकम नहीं मिलती।
कि फ़र्ज़ करें आपने किसी से उधार लिया हुआ था और उस शख्स ने आपके नाम पे ये निशान ज़दा चेक जारी कर दिया है। तो क्या किया उसने चेक जारी करते हुए अपने दस्तखत किए, बाकी तारीख और जो भी अमाउंट आपको अदा करनी थी वो की, और आपका नाम चेक पर लिख दिया है। और उस चेक के बाएं कोने में, यानी ऊपर की तरफ जो बायां कोना है, उस पर 2 तिरछी मतवाज़ी लाइनें खींची हैं। मतवाज़ी लाइनें बिल्कुल एक जैसी, यानी बराबर वक्फा होना चाहिए उन 2 लाइनों के दरमियान हर नुक्ते पर। तो 2 मतवाज़ी लाइनें खींच के उन लाइनों के अंदर लिख देते हैं पेज अकाउंट ओनली। तो ये जब पेज अकाउंट ओनली, यानी पेज कि जो शख्स आपको चेक दे रहा है, जिसके नाम ये चेक लिखा गया है, इसकी पहले तो वो तस्दीक करता है, फिर तस्दीक करने के बाद भी वो उसके हाथ में रकम नहीं पकड़ाता, बल्कि उस शख्स के अकाउंट में मुंतकिल कर दे। फिर वो शख्स आगे अपने अकाउंट में से जाके चाहे रकम निकलवा ले। नहीं, अब किसी शख्स ने आपको अदायगी करनी थी, उसने ये क्रॉस चेक बनाया है कि अपने चेक के ऊपर जो बियर लफ्ज़ लिखा है उसे काट दिया है, आपका नाम लिख दिया, चेक के ऊपर बाएं कोने में 2 तिरछी लाइनें लगाकर उसके अंदर पेज अकाउंट ओनली लिख दिया है, और आपको वो चेक पकड़ा दिया कि जी ये आपसे मैंने जो उधार लिया था, ये वो रकम आपको मैंने वापस अदाया कर दी है। अब आपने वो चेक पकड़ा है, आप गए हैं बैंक में और बैंक वाले को आपने दिखाया, बैंक वालों ने तस्दीक की वाकई हाँ ये आपके नाम ही है और आप ही वो शख्स हैं जिसको ये रकम देनी है, लेकिन हम आपको ये रकम आपके हाथ में इसी वक्त नहीं दे रहे, हम आपके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर आप अपनी चेकबुक और अपने अकाउंट के ज़रिए से ये रकम निकलवा सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा महफूज तरीका है कि क्योंकि इसमें आपको नकदी सूरत में रकम लेनी नहीं पड़ती, आपके डायरेक्ट अकाउंट में ही रकम मुंतकिल हो जाती है। और जो चौथी किस्म है वो है सफरी चेक। सफरी चेक मुल्क या दूसरे ममालिक में जब भी हम सफ़र करने जाते हैं, वहाँ पर जो भी अखराजात हों, उन अखराजात की सहूलत के लिए अफराद इस सफरी चेक को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका आसानी यह है कि इसमें आपको नकदी नहीं लेकर जानी पड़ती। फ़र्ज़ करें हम किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो आपको वहाँ क्या पाउंड्स नहीं लेने पड़ेंगे, आपको पाकिस्तान में रहते हुए अगर तो आप सफरी चेक नहीं ले रहे तो फिर क्या क्या आपकी ज़रूरियात होंगी, आपको या तो अपने रुपए को, अमेरिका आप जा रहे हैं, डॉलर में तब्दील करवाना होगा किसी बैंक में जाकर या स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट में जाकर पाकिस्तान में रुपए को डॉलर में बदलवाएंगे, डॉलर की करेंसी लेंगे, तो फिर उस सफ़र करने पर आप जा सकते हैं कि ताकि आप वहाँ जाकर जो भी अशिया व खिदमत ख़रीदें वो आसानी से ख़रीद सकें, क्योंकि वहाँ के लोग रुपए को नहीं जानते, वो रुपए के ज़रिए से ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, आपको आपकी सहूलियात नहीं मिलेंगी। तो इस चक्कर से बचने के लिए कि अब कितने डॉलर लेकर जाएं, अब थोड़े ना हो जाएं, ज़्यादा ना हो जाएं, तो हम चेक बनवा लेते हैं, उसे कहते हैं सफरी चेक। कि आप इस चेक के ज़रिए क्या होता है कि जो आपका बैंक है वो दूसरे मुल्क में जो बैंक अकाउंट्स हैं, इनकी ब्रांचेस भी होती हैं, वहाँ पर आपको रकम ट्रांसफ़र कर देता है। फिर जब आप नए मुल्क में पहुँचेंगे, वहाँ आपको जितनी रकम की ज़रूरत होगी आप उसी के मुताबिक वहीं के बैंक से रकम लेंगे, तो वहाँ तो आराम से हर एक बैंक में आपको चेक के बदले नकदी मिल सकती है, क्योंकि उनकी तो अपनी करेंसी डॉलर की है, तो वो आपको आसानी डॉलर मिल जाएंगे और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डॉलर से निकलवा कर अपना सफ़र जारी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। सफरी चेक मुल्क या दूसरे ममालिक में सफ़र करने वाले अफराद की सहूलियत के लिए जारी किए जाते हैं, ताकि सफ़र के दौरान जो नकद ज़र की हिफाजत और दीगर गैर मुल्की शरह तबादला के मसाइल हैं उनसे बचा जा सके। गैर मुल्की शरह तबादला यही कि रुपया दे कर अब कितने रुपए दें तो आपको कितने डॉलर मिलेंगे, इन तमाम चीज़ों से आप बच जाते हैं इस हिसाब किताब से। ये चेक हासिल करने के लिए लोग अपनी रकम बैंकों में जमा करवा कर सफरी चेक ले लेते हैं बैंक से, और फिर इन चेकों को जो बैंक की नामजद यानी बैंक ने जो बताई हुई हैं अपनी शाखें जो दूसरे ममालिक में मौजूद हैं वहाँ पर जमा करवा कर चेक पर लिखी गई रकम को हासिल कर सकते हैं। इस तरह से उनका सफ़र भी आसानी से हो जाता है और ये इनकी रकम भी महफूज रह जाती है। और पांचवी किस्म है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट बैंक की तरफ से जारी करदा दस्तावेज़ है, यानी एक ये भी रुका और वो स्टाम्प पेपर की तरह तहरीर ही है कि ये एक फॉर्म होता है
जिसके ज़रिए लोग अपनी रकम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवा देते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाला पहले किसी बैंक में मुंतकिल करवाने वाली रकम बैंक को जमा करवाता है, फिर बैंक अपने किसी दूसरे बैंक के नाम या अपनी ही बैंक की किसी शाख के नाम ड्राफ्ट लिख देता है, यानी वो फॉर्म लिख देता है कि ये ड्राफ्ट मैंने इस शख्स के नाम जारी कर दिया है, इसने इतनी रकम मेरे पास जमा करवाई है, जब ये आपके पास ड्राफ्ट जाएगा तो आप इतनी रकम उस शख्स को अदा कर दीजिएगा। इस तरह आपकी रकम जो है वो आसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। चूँकि बैंक शनाख्त के बाद ही करेगा, तो अगर सफ़र के दौरान ये कहीं गुम भी हो जाता है तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यानी अब आपने 2-3 शहरों में सफ़र करना है, कहीं और मुख्तलिफ़ जगहों से जाकर अपनी आखिरी जगह पहुंचना है, तो आपने अपने शहर में ही बैंक के पास फ़र्ज़ करें 50,000 है या 5,000 ही से 500 रुपये का भी ड्राफ्ट बन सकता है। आप बैंक के पास जाते हो, उसे रकम जमा करवाते हो, बैंक वाला फॉर्म बना देता है, अपने ही किसी शाखे का नाम लिख के, जहाँ पर भी जिस भी बैंक का आपने उसे कहा हो उसके नाम वो बैंक ड्राफ्ट बना देता है और आपको वो बैंक ड्राफ्ट दे देगा। फिर जब आप अपने मतलूबा शहर पहुँचेंगे, वहाँ जाकर उसी बैंक जिसका नाम आपने बैंक ड्राफ्ट में लिखवाया है, वहाँ से जाकर जितनी रकम आपने पहले वाले बैंक में जमा करवाई होगी उतनी ही उसने बैंक ड्राफ्ट में लिखी होगी, वही रकम आपको मिल जाएगी। तो छठा आला है हुंडी। हुंडी को बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। यह हुंडी ही लिखना है, पेश लाजमी लिखनी है आपने इसमें। तो ये भी एक तहरीरी दस्तावेज़ है, ये भी ज़्यादातर उधार लेन देन में ही इस्तेमाल होती है। इस पर जो भी तिजारती, ये ज़्यादातर जो ताजिर हज़रात हैं, उन्होंने माल लोड करवाने होते हैं, तो माल लोड करवा के एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल होने हैं, उसके बाद फिर अदायगी होती है। तो उस तरह तिजारत को आसानी बनाने के लिए एतबार और भरोसे की बुनियाद पर माल भी लोड करवा देता है और हुंडी भी भिजवा देता है। हुंडी का मतलब एक दस्तावेज़ भिजवा देता है, उसमें तिजारती माल की नोयत का मतलब है किस्म के, किस किस्म का तिजारती माल है, कितनी तादाद है, उसकी मिकदार क्या है और कीमत क्या है, सौदा इन दो पार्टीज़ के दरमियान किस दिन तय हुआ था, किस रेट पर तय हुआ था, फिर रकम की वापसी की अदायगी कितनी है और उसमें क्या सूद शामिल होगा या सूद के बगैर होगी, और किस आखिरी तारीख कौन सी है रकम की अदायगी की। ये सब कुछ उस एक दस्तावेज़ पर लिख दिया जाता है और ये कर्ज़ खा और कर्ज़दार के दस्तखत हो जाते हैं उस पर। तो ये एक काफ़ी महफूज तरीका बन जाता है और इसी हुंडी की वजह से जो बहुत सारी हमारी तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ रफ्तारी से सर अंजाम पा रही हैं। तो हुंडी में अगर एक फ़ायदा ये भी है कि अगर रकम देने वाले ने उसे रकम अभी नहीं दी, मतलब कि अभी हुंडी की आखिरी तारीख में वक्त है और जिस शख्स ने जारी किया माल भिजवाया उसे रकम पहले चाहिए आखिरी तारीख से, अशद ज़रूरत है उसे, तो वह क्या करता है, वही हुंडी चूँकि एक महफूज तरीका है, महफूज आला बन चुका है, किसी भी बैंक के पास जाएगा और बैंक वाले को कहेंगे मुझे अशद ज़रूरत है लेकिन हुंडी की आखिरी तारीख अभी नहीं आई, सो मैं उस शख्स को तो कुछ नहीं कह सकता, बराए मेहरबानी आप यह हुंडी पर जो रकम लिखी गई है ये मुझे अदा कर दें। तो बैंक वाला क्या करते हैं, बैंक वाले जितनी रकम हुंडी पर लिखी गई होती है उसमें से थोड़ी सी रकम अपने पास रख लेते हैं, बाकी उसे अदा कर देते हैं। फ़र्ज़ करें हुंडी पर रकम लिखी हुई है 1000 रुपये, तो बैंक क्या करता है 900 रुपये उस शख्स को दे देता है और 100 रुपया अपने फ़ीस के तौर पर अपने पास ही रख लेता है, क्योंकि जब तारीख मुकम्मल होने पर रकम वापस अदा करने वाले ने अदा करनी है, उसने तो 1000 रुपया ही करनी है, उसने तो फालतू नहीं देना ना। इसलिए बैंक फिर जो जिसे अशद ज़रूरत है, जो पहले हुंडी लेकर गया है कि मुझे अभी अभी रकम दे दें, तो बैंक कहता है ठीक है मैं अपने सर्विस चार्जेस जो हैं, अपनी खिदमात के जो इवज़ हैं, मुआवजा है, वो आपसे ही वसूल करूँगा। अब ये 1000 रुपये वाली हुंडी है तो मैं आपको 900 रुपये दे देता हूँ। तो ये बैंक के जो कवानीन हैं और जो वहाँ पर रसूल हैं उनके, उसमें ये बात मेंशन होती है।